शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम तीन महत्वपूर्ण एडिटोरियल को आज डिस्कस करेंगे। पहला जो एडिटोरियल है हमारा वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप से रिलेटेड है। कुल मिलाकर के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करने की बात करी जा रही है। यहाँ पर स्थायी सदस्यों को और सदस्यता देनी है। अभी हाल ही में मान के चल लीजिए यदि ये 5 हैं तो 5 में से एक और ऐड होगा या फिर हो सकता है और भी सदस्य इसमें ऐड हो सकते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो परमानेंट मेंबर हैं, जो नया इसमें ऐड होने वाला है उसको हम परमानेंट सदस्यता दे देंगे, लेकिन उसको वीटो की पावर नहीं देंगे। तो क्या ये हमारे लिए सही रहेगा या फिर ये हमारे लिए गलत रहेगा? तो दोनों पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संबंधित एक ये मुद्दा है। सेकंड वाला जो मुद्दा है वो है इंडिया और नेपाल के संबंधों को ये बताता है। इंडिया और नेपाल के संबंधों को एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत डैम बनाया जाएगा। उस डैम से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार के प्रोजेक्ट भारत और नेपाल के संबंधों को किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं उसको लेकर के ये आर्टिकल छपा है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद थर्ड जो आर्टिकल है वो हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, किस प्रकार से हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई करने जाते हैं, सरकारी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, उनकी कमियों को यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि जब आपको कोई प्लेसमेंट देने वाली कंपनी हायर करती है तो वो आपको कौन कौन सी जानकारी देके अपने जॉब में रखती है, कौन कौन से आपको सपने दिखाए जाते हैं, कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। और जितना का आपको बोलते हैं कि हम इतने लाख 30 लाख का पैकेज देंगे, 50 लाख का पैकेज देंगे, 2 लाख का पैकेज देंगे, उसमें से आपको कितना हिस्सा मिल पाता है, ये बातें भी यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। तो जब हमें लिखने के लिए आएगा तो हमसे पूछा जाएगा कि आपको 250 शब्दों में आंसर लिखना है। क्या आंसर देना है आपको? हमारी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है उसमें क्वालिटी की कमी है, इस पर आपको 250 शब्दों में अपना आंसर लिखना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया था नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, शॉर्टकट में कहें तो NIRF की रैंकिंग 2022 के लिए जुलाई के महीने में। अब यहाँ पर एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया कि जो टॉप 200 इंस्टीट्यूशन हैं किसकी, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कॉलेज की, प्रेजेंट ए डिस्क्वाइटिंग या फिर एनएक्सटी पिक्चर। यहाँ जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग कॉलेज की जो पिक्चर प्रस्तुत की गई है वो काफ़ी दुख भरी है और चिंताजनक है। द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कैटेगरी स्कोर्ड 90.04%। बेस्ट इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में जो स्कोर मिला है वो है 90.04%। लेकिन 50वें नंबर का जो बेस्ट स्कोर रहा था वो कितना था? 50.11% रहा। 100वें नंबर का बेस्ट इंस्टीट्यूट को नंबर मिला कितना? 40.14%। और वन रैंक्ड 200वें नंबर का स्कोर एज ए लिटिल एज 33.7%। ये यहाँ पर डाटा हमें दिखाया गया। अब कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है कि ये जो सिचुएशन है ऑफ रिमेनिंग 1049 इंस्टीट्यूशन दैट अप्लाइड बट गोट नो रैंक। अब आप उनके बारे में सोचिए जो कि 1000 बचे हुए इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने अपने आप को अप्लाई तो किया था लेकिन उनकी कोई रैंकिंग ही नहीं आई है, वो रैंकिंग से बाहर हो गए। एंड हाउ टेरिबली मस्ट बी द सिचुएशन इन अप्रोक्सीमेटली 4500 इंस्टीट्यूशन विच डिड नॉट इवन अप्लाई फॉर द रैंकिंग। और आप उनके बारे में भी सोचिए जो कि 4500 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था इसके लिए। टॉप रैंकिंग जो प्रोवाइड की गई है ये इंस्टीट्यूशन एकोमोडेट करते हैं लगभग 30,000 स्टूडेंट को।
और भर्ती निकालते हैं कितने, 11 से 12 लाख की। हु रजिस्टर फॉर जेईई मेन एग्जाम, इतने लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और भर्ती होते हैं मात्र 30,000 छात्र। तो जो शीर्ष 100 है संस्थानों में से एक में सीट पाने की संभावना कितनी है, 2.73% है। मतलब 100 स्टूडेंट यदि भाग ले रहे हैं तो 2 ही बच्चों को इंस्टीट्यूशन में प्रवेश मिल सकता, वो भी संभावना बताई जा रही। और केवल 0.9% टॉप 10 संस्थानों में से एक है। ओनली 0.9% मेक इट टू वन ऑफ टॉप 10 इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं ये कहूँ कि हमारे इंडिया में जो टॉप 10 की यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेज हैं, ठीक है, इनमें यदि मुझे एडमिशन पाना है तो मेरे एडमिशन पाने की संभावना कितनी है, 0.09% है। इसका मतलब क्या हो गया, 100 व्यक्ति में से एक को भी यहाँ पर सीट नहीं मिल पा रही है। इतनी खराब कंडीशन है। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल है इंजीनियरिंग में और मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई कर पाना। अब हम बात कर रहे हैं मिसलीडिंग हेडलाइंस की। तो बताया जाता है कि जो हेडलाइंस है किस प्रकार से हमको मिसलीड करती हैं। अब बात आ जाती है प्लेसमेंट को लेकर के। प्लेसमेंट के सीजन के दौरान हम देखते हैं इंजीनियरिंग के जो स्नातक हैं इनको लाखों रुपए की नौकरी के प्रस्ताव देखते हैं कि लाखों रुपए की नौकरी किसी बच्चे को मिल गई है। दूसरे नंबर की बात यह है, उनको यदि इस प्रकार का पैसा मिल रहा है तो फिर हमारे मन में भी लोभ आ जाता है कि हम भी अपने बच्चों को इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में दाखिला कराएंगे ताकि हमारा बच्चा का फ्यूचर सेटल हो सके। इसके लिए फिर हम बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं। और कोई भी संस्था में यदि मुझे एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैं क्या ध्यान देता हूँ, हार्ड वर्क पेस, इसके साथ साथ में इंस्टीट्यूशन मैटर करता है। These stories both entice prospective student and justify increasing fees। इन्हीं सब बातों के चलते चलते आपकी फीस बढ़ जाती। कितना प्लेसमेंट कोई कॉलेज करवा रहा है, लाखों रुपये दिलवा रहा है बच्चे को प्लेसमेंट करवा करवा के, इसी के चलते चलते फिर उसकी फीस भी बढ़ जाती है। लेकिन वो बहुत कम ही ऐसे हैं जो कि क्लैरिफाई कर पाते हैं that the reported packages are the rupee equivalent of US salaries। आपको कभी भी कोई कंपनी ये नहीं बताएगी कि अमेरिका में इतना रुपया मिल रहा है और हम आपको भी उतने ही रुपए देने वाले हैं। उसकी तुलना करके आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगी। With no regard for the cost of living or for purchasing power parity। तो परचेजिंग पावर में पैरिटी होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से आपको पैसा मिलना चाहिए। और जिनको इस प्रकार का प्लेसमेंट मिल जाता है, नो वेल दैट बाय यूएस स्टैंडर्ड दीज सैलरीज कुड ओनली बी रिगार्डेड एज डिसेंट। तो जिसने भी नौकरी पाई है तो वो ये अच्छी तरह से जानता है यूएस से यदि हम अपनी नौकरी की तुलना करेंगे तो कैसी रहेगी, उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो टेक होम सैलरीज रहती है वो कैसी है। जितनी आपको हेडलाइन कही जा रही है उतनी सैलरी आपको कभी भी नहीं मिलेगी, उससे आपको हमेशा कम ही सैलरी मिलेगी। इस सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ कहाँ चले जाता है, बोनस में चला गया, रीलोकेशन वाले अलाउंस में चला गया, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट जिसको शॉर्टकट में RSU बोलते हैं, एंड एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान्स में चला जाता है। तो आपको क्या मिलेगा, 100 रुपये में से आपको मिलेंगे 60 रुपये, 70 रुपये। RSU की यदि हम बात करें तो RSU के अंतर्गत ही आपका जो 30% पैसा है ना एनुअल पैकेज का, इसमें चला जाता। आर टिपिकली पेड ओवर 4 ईयर्स। इसको पेड किया जाता है कब, 4 साल। फिर केवल 5% और 15% पेड किया जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। फर्स्ट साल आपको 5% देंगे, 15% सेकेंड साल में देंगे
और चौथे साल में आपको मिलेगा 30%, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, आपको यदि कह रहे हैं कि 30 लाख रुपए देंगे, फर्स्ट साल में आपको कितना मिलेगा? केवल 1.5 लाख रुपये मिलने वाला है। फिर वही बात कर लेते हैं, साइन ऑन बोनस इज रियरली पेड अपफ्रंट। मतलब कि जो बोनस है, साइन ऑन बोनस, ऐसा ही कभी होता हो कि आपको जल्दी से या फिर पहले ही दे दिया गया है। इसकी जगह आपको दिया जाता है लगभग 24 मंथ में। और आपकी जो बेस सैलरी कंपोनेंट है ना, वो क्या है? टोटल पैकेज का मात्र थोड़ा सा हिस्सा है जो आपको मिलता है, रियल सैलरी जिसको आप बोल सकते हैं। प्लेसमेंट की हेडलाइन कभी शायद ही प्रकट करते हैं कि इस तरह के जो प्रस्ताव हैं दुर्लभ हैं, हर किसी को हम नौकरी में नहीं रखेंगे। केवल ग्रेजुएट्स की एक छोटी सी संख्या तक सीमित है हमारे प्लेसमेंट, और आमतौर पर इंटरनेशनल प्लेसमेंट तक ही हम सीमित हैं, ज़्यादातर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। वो भी कहाँ हम जॉब आपको देने वाले हैं? टेक्नो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब जबकि आप पढ़ाई कर ले रहे हैं किसकी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और नौकरी मिल रही सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में। तो फिर आप, बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो लगभग जो 30,000 स्टूडेंट हैं ग्रेजुएट हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन से। नोट मोर देन 100 बैग सच ऑफर्स। तो 30,000 में से मात्र 100 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो डिटेल्स है ना, हमें कहाँ से मिलती है? ज़्यादातर पेरेंट का सपना रहता है कि 1 करोड़ प्लस का प्लेसमेंट उनके बच्चे को मिलने वाला है, mindful of the immense stress that they put on their young ones through। और यहीं से फिर वो अपने बच्चों को स्ट्रेस देना चालू कर देते हैं। चूहों की दौड़ चालू हो जाती है बिना दिमाग वाले लोगों की, टू गेट स्टूडेंट इनटू इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। कहाँ पर? ऐसी संस्था में जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का है, यहीं पर हम एडमिशन कराएंगे, इसके लिए चूहे की दौड़ चालू हो जाती है। Students chase quality institutions, which to them are those that offer an assured placement। स्टूडेंट चेस करने की कोशिश करते हैं क्वालिटी इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, विच टू देम आर दोज दैट ऑफर एन एश्योर्ड प्लेसमेंट, प्रिफरेबली विद ए ड्रीम पैकेज। और ज़्यादातर हम किसको प्रिफर करेंगे? जो हमें बढ़िया प्लेसमेंट दिलवा सकते हैं। यही सब बातों के चलते चलते फिर कॉमर्स का क्या है, कैपिटलाइजेशन होना चालू हो जाता है। यहीं से लोगों की कमाई फिर चालू हो जाती है कोचिंग के माध्यम से, कमाई का व्यापार। एक तो इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दूसरी बात यह है सीट की कमी है। इसी के चलते चलते एक उपजाऊ भूमि बन गई है लोगों के कमाई के लिए। कोचिंग फॉर एंट्रेंस टेस्ट नाउ कमेंस फ्रॉम क्लास 9। बच्चा कक्षा 9वीं से ही कोचिंग में चले गया है। Children are often forced to take time off from their studies to focus on admission। बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको एडमिशन लेना है किसी न किसी हालत में, आप अपनी जो पढ़ाई चल रही है इसको अलग रख दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया, उनका जो पेशेंस है उसको स्टूडेंट बढ़ा रहे हैं एडमिशन को लेकर के, लेकिन हाल की जो उनकी पढ़ाई, जैसे कक्षा 9वीं में अभी हूँ तो मुझे 9वीं की पढ़ाई को थोड़ा कम करना पड़ेगा। उनको फोर्स डाला जाता है, तब जाके उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो सपना उनके पेरेंट्स देख रहे हैं कि हम आपको बनाएंगे इंजीनियर, हम आपको डॉक्टर बनाने वाले, दबाव उनके ऊपर डाला जाता, बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जाता। डिजेक्शन ऑन द वन हैंड एंड परसिस्टेंट पीर प्रेशर ऑन अदर कॉज एंड एंग्जाइटी।
एक तरफ से तो मुझे पढ़ाई करना, पढ़ाई का तो प्रेशर है ही, दूसरा प्रेशर मेरे घर वाले डाल रहे हैं। इसके चलते चलते एनेक्सिटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशन होती है और कई कई सारे बच्चे जो हैं क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। रैंकिंग अच्छी नहीं आई, घर वाले चिल्लाएंगे, इस प्रकार से हमारा पैसा बर्बाद कर दिया कोचिंग में जा जाके करके, तो फिर सुसाइड जैसी घटनाएं घटित होने लग जाती हैं। अब जो ऑफिशियल डाटा है ना वो कुछ और ही बातें बता रहे हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ऑलरेडी से अप्रूवल दे दिया है एडुकेट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कि कम से भी कम आप 23.67 लाख स्टूडेंट की भर्ती करिए। दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एस्पायरेंट फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग एजुकेशन का ये दोगुना संख्या है। आप इसको कह सकते हैं ना तो कमी है और ना ही कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट है यहाँ पर। ना तो यहाँ पर कमी है और ना ही ये पर्याप्त है, मतलब आप इसको ठीक ठाक बोल सकते हैं। द नेशन इज इन फैक्ट स्टारिंग एट ए डर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग क्वालिटी इंजीनियरिंग। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि हमारे देश में क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले संस्थाएं बहुत कम हैं जो कि अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करा दें। आज के टाइम में ये देख रहे हैं आप कि पढ़ाई बिजनेस बन गई है। वहीं यदि हम कुछ डेटा देखें तो ये निरुत्साहित करने वाले हैं। AICTE ने अप्रूव किया था 5,926 इंस्टीट्यूशन को कि आप ऑफ़र करिए प्रोग्राम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। उनमें से केवल 1249 मतलब 21% आगे आए टू गेट रैंक्ड अंडर द NIRF इन 2022। उनमें से 20% ही ऐसे हैं जो कि रैंकिंग पा पाए हैं 2022 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। द स्कोप ऑफ इन्हेंसिंग द इनटेक इन द एग्जिस्टिंग क्वालिटी एजुकेशन इज अपीयर्स लिमिटेड। क्यों? क्योंकि आप संस्थाओं में बच्चों को एडमिशन ही नहीं ले रहे हो, आप उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हो। इसके अलावा एफोर्डेबल होना चाहिए फीस, ये सारी बातें ज़रूरी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इम्प्रूवमेंट की है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टेक्निकल हायर एजुकेशन अक्रॉस द बोर्ड। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। द यूथ आर एस्पायरेशनल, मॉनेटरी रिवार्ड्स आर ए मेजर अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो क्या है, एस्पायरेशनल है, मतलब हमेशा आकांक्षी रहते हैं कि हमें मॉनेटरी रिवार्ड मिलेगा, अच्छा खासा रुपया पैसा मिलेगा यदि हम एक बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सरकारी नौकरी पा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि दैट दे आर नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड नेशनल डेवलपमेंट, वो नेशनल डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हेडलाइन प्लेसमेंट सीवियर द पर्पस ऑफ सस्टेनिंग सच मोटिवेशन। और जो प्लेसमेंट की हेडलाइन है ना, और इस प्रकार के जो मोटिवेशन को काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो आज के टाइम में देश के सामने ज़रूरत है कि वो मिटिगेट करे, कम करे वाइडनिंग गैप को, जो कि कहाँ पर है, बेस्ट एंड रेस्ट। एक तो जो टॉप में है और पीछे जो छूटी हुई संस्थाएं उनके बीच में जो गैप है उनको भरने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। हायर टेक्निकल एजुकेशन में सबको आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है।